नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के घर और ऑफिस पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी पोर्नोग्राफी नेटवर्क मामले में सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं बल्कि कई अन्य लोगों के घरों की भी तलाशी ले रहा है। दरअसल ये जांच मोबाइल ऐप के जरिए पॉर्न कंटेंट बनाने और सर्कुलेशन से जुड़ी है। दरअसल ईडी की ये जांच मुंबई पुलिस के साल 2021 वाले केस पर आधारित है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को जुलाई 2021 में गिरफ्तार किया था। बाद में सिटी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। राज कुंद्रा अपने आप पर लगे सभी आरोपों को गलत बता चुके हैं। महाराष्ट्र की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर अभी तक कोई भी स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है, लेकिन किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद अब मंत्रालयों के बंटवारे पर बहस तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि गृह, आवास और शहरी विकास समेत महत्वपूर्ण मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास ही होंगे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, उद्योग और सामाजिक न्याय समेत अन्य विभागों के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि महाराष्ट्र में संसाधन और प्रभाव हासिल करने के शिंदे की राज्य कैबिनेट में मौजूदगी पार्टी के लिए जरूरी है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी अनुपस्थिति में शिवसेना विधायकों को सरकारी फंड और पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाने में संघर्ष करना पड़ सकता है। बांग्लादेश में इन दिनों हिंदुओं के साथ अति की जा रही है। बांग्लादेश इस्कॉन टेंपल के प्रमुख चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर हैं, लेकिन उन्हें कट्टरपंथी सेना और सरकार तीनों मिलकर घेरने में जुटी है। इसका असर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। भारतीय मूल के लोग बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच गाजियाबाद के शिव भक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार पर आक्रोश जताया। भारतीय मूल के लोगों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां के हालात को देखिए, आप लोग कब सीखेंगे। पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की बांग्लादेश में आर्मी और पुलिस मुस्लिम जन समुदाय के साथ मिलकर हिंदुओं को मार रही है और उनके आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा होगा, ऐसा कहना गिरी महाराज का है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही उद्धव ठाकरे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। बताया जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीडी के एक अहम विधायक की तबीयत बिगड़ गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के विधायक महेश सावंत की सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट किया गया है। जानकारी के मुताबिक महेश सावंत की एंजियोग्राफी की गई, जिसमें ब्लॉकेज निकलने की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महेश सावंत ने शिवसेना यूबीडी की ओर से माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस सीट पर उन्होंने शिवसेना के सदा सरवणकर और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को चुनाव हराया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी अप्रत्याशित सफलता के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य दिल्ली चुनाव लड़कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा फिर से हासिल करना है। प्रफुल्ल पटेल ने इस बात पर भी जोर दिया कि एनसीपी ने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों में अपनी उपस्थिति स्थापित की है। एनसीपी के सर्वेसर्वा और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, अब उसकी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अजित पवार फिलहाल दिल्ली में हैं। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका की नौसेना के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अरब सागर से 500 किलो ड्रग्स बरामद की है। जब्त की गई ड्रग्स क्रिस्टल मैथ है, जिसे 2 नौकाओं से जब्त किया गया है। जब्त की गई दोनों नौकाएं, उसमें सवार लोग और जब्त किए गए ड्रग्स श्रीलंका सरकार को सौंप दिए गए हैं, जहां उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना के लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और ड्रोन द्वारा श्रीलंकाई नौसेना से मिली जानकारी के आधार पर दोनों नौकाओं को रोका गया, जिनमें तलाशी के बाद भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को बताया कि दोनों नौकाओं, चालक दल और जब्त नशीले पदार्थों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंप दिया गया है। श्रीलंकाई नौसेना के साथ संयुक्त कार्रवाई पर भारत नौसेना ने कहा कि यह अभियान दोनों देशों और नौसेना के बीच विकसित होती गहरी साझेदारी और संबंधों की पुष्टि करता है। यह क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों से निपटने और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों नौसेनाओं के संयुक्त संकल्प का भी प्रतीक है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद में हुई हिंसा के मामले पर सुनवाई की। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने जिला अदालत के सर्वे के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। संभल में मंदिर था या मस्जिद, इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका में 19 नवंबर के जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। निचली अदालत ने अपने आदेश में मुगलकालीन संभल जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। उक्त याचिका में यह दावा किया गया था कि मस्जिद को प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने हाल ही में बैठक की और देश की शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनमोहन के नाम की सिफारिश करने का फैसला किया। न्यायमूर्ति BR गवई, सूर्यकांत, ऋषिकेश राय ASO का भी पैनल के सदस्य हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत स्वीकृत 34 न्यायाधीशों के मुकाबले सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में सिर्फ 32 जज हैं। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और DY चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति के बाद से यहां 2 पद खाली हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गुरुवार को सड़कें जाम रही। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में चल रहे संकट के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल पश्चिम बंगाल स्टेट जमीयत उलमा की तरफ से विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था। शहर के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इस विरोध में शामिल हुए। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई और साथ ही साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की भी मांग की। इस सभा को जमीयत उलमा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष और राज्य के जन शिक्षा विस्तार व पुस्तकालय सेवा मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि कोई संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ विरोध होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने को तैयार है, लेकिन BCCI और PCB के बीच इस टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ICC ने दोनों बोर्ड के मतभेद को खत्म करने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग रखी है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान ICC टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल कराने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा। इसी बीच PCB ने अब एक नई धमकी दे डाली है, जिसमें उसने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो वो आने वाले समय में चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लेगा और भारत के सामने ऐसी ही मांग रखेगा। सूत्रों की यदि माने तो PCB ने धमकी दी है कि आगे से वो महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा। इसके लिए भी हाइब्रिड मॉडल ICC को अपनाना होगा। इसके अलावा वो T20 वर्ल्ड कप का 2026 में सभी मुकाबले खेलेगा, लेकिन भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में खेलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बृहस्पतिवार को सेनेगल के प्राधिकारियों को लिखे एक पत्र में पहली बार यह माना कि साल 1944 में फ्रांसीसी सेना द्वारा पश्चिम अफ्रीकी सैनिकों की हत्या एक नरसंहार थी। मैक्रो का यह बयान सेनेगल की राजधानी डकार के बाहरी इलाके में स्थित मछुआरों के गांव थितारोए में द्वितीय विश्व युद्ध में हुई हत्याओं की 80वीं बरसी की पूर्व संध्या पर आया है। फ्रांस के 1944 में हुए युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना की तरफ से लड़ने वाले पश्चिम अफ्रीका के 35 से 400 सैनिकों को फ्रांसीसी सैनिकों ने ही 1 दिसंबर 1944 को मौत के घाट उतार दिया था। इतिहासकारों के अनुसार नरसंहार से कुछ दिन पहले भुगतान न किए गए वेतन को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन 1 दिसंबर को फ्रांसीसी सैनिकों ने पश्चिम अफ्रीकी सैनिकों को घेर लिया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आचार्य चाणक्य के मुताबिक अतीत में फंसकर रहने वाले लोग कमजोर कहलाते हैं। ऐसे लोग शक्तिशाली होने के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अतीत को पीछे छोड़ना होगा। सफलता के लिए जितना जल्दी हो सके अतीत को दिमाग से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको नेगेटिव सोच को दूर करके कॉन्फिडेंट रहना होगा।